नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। आज मुद्दे की बात में हम बात करेंगे मिशन बंगाल की, जहां अगले साल के शुरू में ही विधानसभा का चुनाव होना है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गर्मा गया है। बंगाल का चुनाव लंबे समय से चर्चा में है। अवैध घुसपैठ का सवाल बंगाल चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। एक तरफ आरोप है कि बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ के कारण राज्य की डेमोग्राफी पर असर पड़ने लगा है, इससे सुरक्षा का भी खतरा बढ़ा है। तो दूसरी ओर यह तर्क भी सामने आता है कि घुसपैठ का मुद्दा वास्तविक समस्या से ज्यादा राजनीतिक बयानबाजी का विषय बन गया है। कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ, भ्रष्टाचार समेत कई अन्य मुद्दों पर ममता सरकार का घेराव किया। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी चुनावी लाभ के लिए बांग्लादेशियों की घुसपैठ को बढ़ावा दे रही हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य भर में जो सियासी गर्माहट तेज होती जा रही है, उसमें अमित शाह के इस दौरे ने और भी उस सियासी गर्माहट को और गर्म कर दिया है। दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप भी अपने चरम पर पहुंच गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोलकाता में, उसमें उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और इसके साथ ही ममता बनर्जी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनावी लाभ के लिए बांग्लादेशियों की घुसपैठ को वो बढ़ावा दे रही हैं। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा हमें जमीन न दिए जाने के कारण बांग्लादेश सीमा की बाड़बंदी पूरी नहीं कर पाए हैं, अमित शाह ने कहा, क्योंकि आरोप यह लग रहा है कि बीएसएफ तो उनकी है, वो क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। अगर घुसपैठ हो रहा है तो घुसपैठिए आ रहे हैं तो साल 2026 में जो बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी, उसके बारे में दावा करते हुए अमित शाह ने कहा कि घुसपैठ रोकने के मुद्दे पर ही 2026 का पश्चिम बंगाल का चुनाव होगा। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अपने पूरे जोश में हैं और बांकुड़ा में उन्होंने रैली की और उस रैली में एसआईआर को लेकर बड़ा आरोप लगाया, घोटाले का आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पर और कहा कि एआई तकनीक का इस्तेमाल कर एसआईआर किया जा रहा है। एसआईआर को लेकर लोगों को प्रताड़ित करने का भी आरोप ममता बनर्जी ने लगाया। ममता बनर्जी ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के बीजेपी के आरोपों पर भी पलटवार किया और साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव से पहले वे सोनार बांग्ला का दावा करते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में बंगाली बोलने वालों को पीटा जाता है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि लोग बीजेपी को पश्चिम बंगाल की सत्ता में नहीं आने देंगे। तो रणनीतियां बननी शुरू हो गई हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है और पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ये जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का, उसमें भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी आमने सामने हैं और इसी को लेकर अब जो बीजेपी की तरफ से जो सबसे बड़े रणनीतिकार हैं अमित शाह, वो पश्चिम बंगाल में पहुंच चुके हैं और रणनीति बननी शुरू हो गई है और चुनाव का एजेंडा भी उन्होंने आज तय कर दिया है। तो चर्चा हम इसी पर करने जा रहे हैं, मिशन बंगाल, घुसपैठियों पर बवाल। लेकिन उससे पहले सुनिए अमित शाह ने आज क्या क्या कहा और उधर बांकुड़ा की रैली में ममता बनर्जी ने क्या आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है, सुनिए। पूरे बंगाल की जनता घुसपैठियों से त्रस्त है। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक कितना बड़ा खतरा है, इसका जवाब बंगाल की मुख्यमंत्री ने बंगाल के चुनाव में दे। घुसपैठ रोकने के लिए उनके पास क्या योजना है? आर्टिकल 370 हटता है, वो विरोध करती है। सीएए लाकर बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता देने का हम कार्यक्रम करते हैं, वो विरोध करती हैं और वो ठीकरा फोड़ते हैं कि बीएसएफ है, वो रोक नहीं रही है। ममता जी, मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं कि कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है? अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं, आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं होता है। फिर भी भौगोलिक रूप से कठिन सीमा पर से कोई घुस कर आता है तो कहां जाता है? सबसे पहले
सबसे पहले बंगाल के गांव में जाता है। आपका पटवारी क्या कर रहा है, आपका थाना क्या कर रहा है, क्यों इसको अरेस्ट नहीं किया जाता, क्यों उस पर केस दर्ज नहीं होता, क्यों इसको वापस भेजा नहीं जाता? जवाब है क्या आपके पास? क्या बंगाल की मुख्यमंत्री जवाब दे सकती है कि असम में घुसपैठ क्यों बंद हो गई, त्रिपुरा में घुसपैठ क्यों बंद हो गई, गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है, पंजाब की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है, कश्मीर की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है, सिर्फ बंगाल में क्यों होती है? क्योंकि आपकी निगहबानी में घुसपैठ कराई जाती है और बंगाल को धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज कर कर आपकी वोट बैंक को पुख्ता करनी चाहती है। और मुझे मालूम है अगला चुनाव घुसपैठियों को निकालने के मुद्दे पर और घुसपैठ रोकने के मुद्दे पर लड़े जाने वाला है, क्योंकि न केवल ये बंगाल का अब मामला रहा है। मैं आज बंगाल की जनता को इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बताने आया हूं कि बंगाल की बॉर्डर से हो रही घुसपैठ सिर्फ बंगाल का मामला नहीं रहा है, अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। देश की संस्कृति को बचाना है, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, तो बंगाल की बॉर्डर सील कर दे, ऐसी देशभक्त सरकार यहां लानी पड़ेगी जो ममता बनर्जी नहीं कर सकती, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर। राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देंगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि 2026 में बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये बंगाल की जनता तय कर कर बैठी है। এবার জিজ্ঞেস করুন इस बार कितना होगा? আজকে নাকি বলেছেন দুঃশাসন বাবুদার দুই চোখে, এক চোখে দুর্যোধন আর এক চোখে দুঃশাসন, বলেছেন 2/3 পাবো। এখন আর বলতে পারছে না इस बार 200 পার, এবার বলতে হবে এবার তুমি দেশ থেকে বার। বাংলা জিতে তোমাকে দেশ থেকে কি করে তাড়াতে হয়, গণতন্ত্রের মাধ্যমে বাংলাই পথ দেখাবে, বাংলাই দিশা দেখাবে, বাংলাই সারা ভারতবর্ষ জুড়ে সবাইকে সাহায্য করবে। বড় বড় কথা, মিথ্যে কথা, বাংলায় শুধু অনুপ্রবেশকারী, কাশ্মীরে নাকি নেই। তাই যদি সত্যি হয় বন্ধু, একটা কথার উত্তর চাই, পহেলগাঁও তাহলে কি আপনারা করলেন? দিল্লিতে কিছুদিন আগে যে ঘটনা ঘটে গেল, অনুপ্রবেশকারী বাংলা ছাড়া কোথাও নেই, তাহলে কি আপনারা করলেন? যত দোষ বাংলা, এই রাজনৈতিক হ্যাংলা, রাজনৈতিক হ্যাংলার দল আগের বার এসে বলেছিল इस बार 200 पार হয়ে গেছে পোগার পার। नहीं, अब देखिए, अब ममता बनर्जी को सेकुलरिज्म और धर्म निरपेक्षता याद आई है। इतने दिनों तक उनको ये याद नहीं था हिंदुओं पर जितना अत्याचार अनाचार हुआ, वहाँ रेप हुए, मर्डर हुए, कितने हिंदू मारे गए, कितना पूरा का पूरा नक्शा बदल दिया ममता बनर्जी ने। हिंदू जितने वहाँ पे त्रस्त हैं इस ममता बनर्जी के सरकार में, इतना कहीं अब तक नहीं देखा गया था। तो अब हिंदुओं ने मन बना लिया है इस बार कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बनाएंगे। अब ममता जी को याद आया है कि वहाँ पे महाकाल का मंदिर बनाएंगे, वहाँ ये दुर्गा मंदिर बनाएंगे, ये बनाएंगे। अब उनको ये बातें याद आने लगी, लेकिन इसका कोई लाभ ममता बनर्जी जी को अब नहीं मिलने को है। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बननी तय है। बीजेपी को आखिर बंगाल में ममता दीदी माँ दुर्गा का मंदिर बना रही है, तो बीजेपी को क्यों परेशानी हो रही है? बीजेपी घबराई हुई है? मंदिरों का ठेकेदार बीजेपी ही है क्या?
ममता दीदी तो सभी मंदिर हो मस्जिद हो सभी धर्मों का सम्मान करती है और देश अपने संविधान से चलेगा, बीजेपी के नियम कानून से तो चलेगा नहीं। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मिशन बंगाल की और घुसपैठ पर ही। घुसपैठ को रोकने के लिए और घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। बीजेपी ने अपना एजेंडा तय कर दिया है, साफ कर दिया है। अमित शाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, उधर ममता बनर्जी ने भी साफ कर दिया है और कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को तो किसी भी कीमत पर सरकार में नहीं आने दिया जाएगा। एसआईआर को मुद्दा बनाया जा रहा है टीएमसी के द्वारा, ममता बनर्जी के द्वारा, और एक बड़ा घोटाला कि एआई के जरिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये बड़ा घोटाला है। ममता बनर्जी ने भी अपना एजेंडा साफ कर दिया है। घुसपैठ के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार बताना सही है, ये एक सवाल है। और साथ ही क्या टीएमसी राज में बंगाल का विकास ठप करने का बीजेपी का जो आरोप है वो सही है? आज इस पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही एसआईआर में अवैध वोटर अगर हटते हैं तो इनके हटने से बीजेपी को 2026 के चुनाव में कितना लाभ मिलेगा, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे अपने पैनलिस्ट के साथ। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं केसी जैन, भारतीय जनता पार्टी के नेता। बहुत स्वागत है केसी जैन साहब आपका। अनिल शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ इस चर्चा में है। अनिल जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। और हेमंत गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है हेमंत जी हमारे साथ इस चर्चा में। आगे जुड़ेंगे मोहम्मद एहतिशाम उल हक, टीएमसी के प्रवक्ता, और टीएमसी के लिहाज से वो पश्चिम बंगाल के लिहाज से भी, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल चर्चा की शुरुआत केसी जैन साहब आपसे ही। अस्तित्व की लड़ाई की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है पश्चिम बंगाल में। पिछले 2 चुनाव से चुनाव लड़ते हुए मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर, और सीधी लड़ाई टीएमसी के साथ भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार भी हुई, इस बार भी है। और ये अस्तित्व की लड़ाई अगर है तो किस तरह से अस्तित्व की लड़ाई? ये साफ हो गया है कि आप घुसपैठ के नाम पर ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में। आनंद जी, पहली बात तो ये कि वेस्ट बंगाल की जो दशा है, जो दुर्दशा है, वो किसी से छुपी हुई नहीं। आप देखिए कि इसके पहले किस तरीके से वहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार किए गए, और जब महिलाओं के साथ वहां पे अत्याचार हुए तो कोई भी किसी ने कुछ नहीं कहा। यानी कि देश के अंदर तमाम सारी पार्टियां हैं। जो विपक्ष कहता है कि यहाँ पे गड़बड़ियां थी, हम यहाँ पर गए, बांग्लादेश कोई गया? वेस्ट बंगाल में कोई गया? पश्चिम बंगाल में कोई नहीं गया। और ना तो किसी ने सवाल उठाया कि वहां पे महिलाएं किस तरीके से प्रताड़ित हो रही है, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर उनसे किस तरीके से अत्याचार हो रहा है, शारीरिक रूप से खुले में किस तरीके से उनकी साड़ियां फाड़ी गई, क्या क्या कुछ हुआ। तमाम सारी तस्वीरें मीडिया में भी आई, उसके बाद भी सब लोग चुप रहे। दूसरी बात क्या है कि देखिए ममता जी आरोप क्या लगा रही, एसआईआर को लेकर आरोप लगा रही, और उन्होंने ये भी घोषणा की एसआईआर नहीं होने देंगे। उसके बाद में जो एसआईआर करने वाले अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनके साथ कितना अमानवतापूर्ण व्यवहार हुआ ये भी सभी ने देखा। वहां पे भी सबकी बोलती बंद रही। एसआईआर क्यों नहीं होने देना? अगर आप आरोप लगा रहे हैं एक तरफ कि चीजें सही नहीं है, और उसके बाद में अगर उसी पे काम हो रहा है, तो फिर एसआईआर पे दिक्कत किस बात की है? और देखिए तमाम सारे, जब एसआईआर शुरू हुआ वहां पर, उसके बाद में तमाम सारे बांग्लादेशी भी निकल करके बाहर आए, जिन्होंने कहा कि हम 20 साल से रह रहे, कोई कह रहा है 25 साल से रह रहे, लेकिन वहां पे उनके पास वोटर कार्ड अपना नहीं है, लेकिन फिर भी वोट डालते हैं। उन्होंने कहा वोट डालते हैं, लेकिन हमारे पास वोटर कार्ड नहीं, तो किसका वोट डाल रहे? दूसरों का वोट डाल रहे। नहीं तो क्या आप चुनाव आयोग के मुद्दे पर आप बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं? अपनी ही सरकार की फेल्योर पर आप वहां पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उसको एजेंडा बनाकर, क्योंकि जिम्मेदारी बॉर्डर की तो केंद्र सरकार की है। नहीं, देखिए सिर्फ केंद्र सरकार की जिम्मेदारी तक नहीं है। बात यह है कि अगर वहां पे कोई आया है वेस्ट बंगाल में, और बड़ा बॉर्डर है वहां पर, और तमाम सारे लोग वहां पर अपने आप को ये भी बता करके आते जाते हैं कि हमारी वहां पे रिलेशन है या कुछ है, या घुसपैठ करके आते हैं, तो उनको चिन्हित करके वापस भेजने की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र की जो वहां पर सीआरपीएफ है, वहां पर सेंट्रल रिजर्व फोर्स है, या वहां पर जो है सीमा सुरक्षा बल है, वो क्या करेगा? वो वहां पर रोकेगा। लेकिन अगर उसके बाद भी कोई अंदर आता है तो उसको जान करके कि हाँ वो बांग्लादेशी है या बाहर का व्यक्ति है, उसको संरक्षण कौन देता है? उसको रहने की व्यवस्थाएं कौन मुहैया करा रहा है?
और उसको चिन्हित होने के बाद में भी उसको वोट डालने का अधिकार कौन दे रहा है? तो जो चीजें ममता जी ने जो अपने कुकर में किए हैं उनको छुपाने के लिए तमाम सारी बातें ममता जी गढ़ने का प्रयास कर रही है। ठीक है, लेकिन वहां की ठीक भी है। जनता इसका जानती जवाब है। टीएमसी और वाले जब हम- हमारे साथ जुड़ेंगे हम तो पिछले उनसे भी चुनाव लेंगे, में- उनसे भी पिछले लेंगे। लेकिन चुनाव में कांग्रेस से हम अनिल शर्मा जी हमारे साथ हमारी जुड़े सीट से हैं। बहुत ज्यादा बढ़ी है। अनिल जी, अब अस्तित्व की लड़ाई की बात तो हो रही है, लेकिन अस्तित्व की लड़ाई आपके लिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि एक समय था जब आप सत्ता में थे, प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर हुए, लेकिन अब आपका करीब करीब सफाया हो गया है वहां पर, और आपकी जगह और वामपंथ की का जो गठबंधन था उसकी जगह भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया है। तो ये चुनाव आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मुद्दा आपके लिए होगा ताकि आप फिर से अपने पुराने स्वरूप को पा सकें? जी आनंद जी, जी अभी मैं अपने भाजपा के प्रवक्ता महोदय को सुन रहा था। बहुत प्यारी प्यारी बातें इन्होंने की। बांग्लादेशी या विदेशी अपने इख्तियार बताकर घुस आते हैं देश में। बड़ा ताज्जुब होता है, सीमा सुरक्षा पर कोई भी किसी को इख्तियार बताकर कैसे घुस सकता है? बड़ा अहम प्रश्न है। और मेरे ख्याल से आप भी इसके एहतराम रखेंगे कि कोई भी विदेशी व्यक्ति हमारे देश में सीमा सुरक्षा को धता बताकर इख्तियार बताते हुए क्या अनिल शर्मा शेट्टी का इख्तियार में अंदर आ जाने दीजिए? क्या ऐसा संभव है? ताज्जुब होता है इस तरह की बात। दूसरी बात, अमित शाह जी कहते हैं बांग्लादेश में घुसपैठ जबरदस्त चल रही है और सरकार बनाने के बाद घुसपैठ को रोकेंगे, उसको बाहर निकालने का काम करेंगे। यही बात बिहार के अंदर कही, यही उत्तर प्रदेश में कही, अन्य राज्यों में। लेकिन कितने घुसपैठ की आज तक ये चिन्हित कर पाई है? 11 साल से केंद्र में सरकार, निरंतर इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में 8-9 साल, अन्य राज्यों में इनकी सरकार कितने घुसपैठ की आज तक निकाल पाई है? कृपया हमको उसकी लिस्ट को जारी करने का काम। रही बात कांग्रेस की सुरक्षित मुद्दों के साथ चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस लड़ेगी क्षेत्र के विकास के नाम पर, जनता की मूलभूत समस्याओं के नाम पर। कांग्रेस लड़ेगी रोजगार के नाम पर, किसान के नाम पर, आम जो मेन समस्याएं हैं उनके नाम पर चुनाव लड़ेगी। क्योंकि कांग्रेस ने अगर काम किया है तो हमेशा विकास का काम किया है। कांग्रेस जाति धर्म की राजनीति नहीं करती है। रही बात घुसपैठ की, तो देखिए साहब, सबसे बड़ी बात है घुसपैठ अगर कोई भी करता है, चाहे वो बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो या किसी अन्य देश का हो, घुसपैठ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे सरकार किसी की, चाहे सरकार बांग्लादेश में ममता जी की हो, बिहार में नीतीश जी की हो, उत्तर प्रदेश में योगी जी की हो, या मध्य प्रदेश में मोहन जी की हो, या किसी अन्य राज्य में किसी की भी सरकार। घुसपैठ तो कोई भी देशवासी बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे मैं क्यों ना। रही बात इस सरकार की, तो ये बेईमानी बातें हैं, केवल कोरी भाषण है। सही मायने में जो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है, उस जिम्मेदारी से ये बचना चाहते हैं। बड़ा आसान है कह देना कि इख्तियार कहकर वो आ जाते हैं और फिर उन्हें भगाने का काम तो उत्तर प्रदेश की सरकार का है। भाई सीमा सुरक्षा पर घुस कैसे आई? केंद्रीय सीमा सुरक्षा बल क्या कर रहा था? हाँ, ठीक है। ये एक सवाल है, लेकिन इसके साथ ही एक सवाल ये भी है, अनिल जी आपके पास हम आएंगे, लेकिन एक सवाल ये भी है ना कि अगर किसी भी तरह से घुसपैठ हो जा रहा है, किसी भी स्टेट में जो बॉर्डर से सटा हुआ स्टेट है वहां पर आ जा रहा है, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं है? उनके स्टेट में अगर आ रहा है, कानून और व्यवस्था की एक व्यवस्था है, पहचान करना या पहचान अगर हो जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना, ये जिम्मेदारी है सरकार की। यदि वो चिन्हित होता है, 65 लाख वोट काटे गए बिहार के अंदर, उसमें ये कहा गया कि इतने सारे लोग निकले हैं, लेकिन वो लिस्ट कहाँ है? कहाँ है वो बांग्लादेशी, कहाँ है वो पाकिस्तानी, कहाँ है वो अफगानिस्तानी? घुसपैठिए के रूप में बताया। ठीक है, ठीक है, इसका जवाब हम लेंगे भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन हेमंत गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। घुसपैठ का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा है या चुनावी मुद्दा? हेमंत जी। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। सभी को नमस्कार। देखिए आनंद जी, घुसपैठ का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा है, सिर्फ चुनावी नहीं है। चुनाव तो अब
2026 में अप्रैल में होने हैं। लेकिन समझने वाली बात है कि आखिर ये मुद्दा गर्मा क्यों रहा है। अब चले हम थोड़ा सा 2014 का लोकसभा चुनाव में देखिएगा तो भाजपा का जो परसेंटेज है, जो अमित शाह बोल रहे हैं, उसका मतलब है कि जो 14 में 17% थी और 2 सीटें मिली थी, वही उनका 41% हो गया 2019 के चुनाव में लोकसभा में, और 18 सीटें लाई। लेकिन 2024 में 39% में 12 सीटें रह गई। लेकिन आप देखेंगे लोग विधानसभा चुनाव में तो 2016 में जहां 10% में 3 सीटें मिली थी, 2021 में 38% लेकर के 77 सीटें लेकर आई। और 2026 में जो दावा है इनका कि हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, उसके पीछे क्या है? यही कारण है कि देश में सीएए का विरोध ममता बनर्जी द्वारा किया जाना और देश में घुसपैठियों के लिए रोकना। विडंबना यह है कि जो पार्टी कभी माँ माटी मानुष के बल पर सत्ता में आई, आज वही पार्टी बल प्रयोग कर रही है, हत्या हेराफेरी के जरिए सत्ता में काबिज है। चुनावी हिंसा का दुष्ट प्रभाव जो इतना ज्यादा इस राज्य में है कि पश्चिम बंगाल में आप देखिएगा, कभी रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस इस भूमि के लिए विख्यात रूप से प्रसिद्ध हुआ करते थे। यही से कांग्रेस भाजपा के जो नेता है, जिसको कहते हैं, जिन्होंने भाजपा जनसंघ की स्थापना की, तो वो भी यही से आए, बनर्जी साहब, मुखर्जी साहब। तो हमारा ये मानना है, हम जहां तक हमको ये लगता है कि मुर्शिदाबाद का जो सांप्रदायिक है, संदेश खली का जो घटनाएं घटी हैं, वो पूरे देश को हिलाकर रख दिया। और जिस तरीके से राज्य में घुसपैठी आ रहे हैं, बल का प्रयोग हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है और हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, वो ममता बनर्जी की सरकार में एक नया ढंग से एक फॉर्मूला तैयार किया, जिसमें सारे लोग बीजेपी की तरफ भागते हुए आज के दिन में नजर आ रही है। क्योंकि जो बांग्लादेश का हालत है, उस पर ममता बनर्जी का चुप रहना या किसी तरीके से उस पर हमला नहीं करना या उसका विरोध नहीं करना, वो ये दर्शाता है कि ममता सरकार घुसपैठ और भ्रष्टाचार को लेकर जो तीखा हमला कांग्रेस बीजेपी द्वारा की जा रही है, वो ममता सरकार को बहुत पीछे धकेल रही है। और बीजेपी की सरकार की ऐसी व्यवस्था है, वो क्या बोले उन्होंने, अमित शाह ने, परिंदा भी पार पा सकेगा। और उन्होंने बंगाल में कहा कि हम बंग गौरव, बंग संस्कृति को फिर से जिंदा करेंगे। बंग भूमि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अप्रैल में उन्होंने कहा था कि इसी से सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आजाद भारत का वो नींव रखा था। तो ये उनका एक ऐसा दावा है जो वहां के लोगों के दिलों में उतर रहा है। 2014 और 2024 में भाजपा ने बंगाल के जो वोट प्रतिशत जीते हैं, वो उनका एक हौसला को बढ़ाता है। भाजपा 2026 में दोबारा 2/3 बहुमत से सरकार बनाने का मतलब क्या यही है कि अमित शाह अपना एक जो वोट बैंक है, उसके बढ़ते शेयर और जिस तरीके से सनातनी धर्म को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और जो विश्व रूप में बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, जो यहाँ की पूरी डेमोग्राफी को चेंज करने का मादा रखेगा। ठीक है, हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं मोहम्मद एहतिशामुल हक साहब, प्रवक्ता हैं टीएमसी के। बहुत स्वागत है हक साहब आपका। हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल तो हॉट टॉपिक है ही, हमेशा से हॉट टॉपिक रहा ही है। भारतीय जनता पार्टी और दीदी के बीच, टीएमसी के बीच सीधी लड़ाई एक बार फिर से 2026 में देखने को मिल रही है। और आज अमित शाह ने तो एजेंडा तय कर दिया कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को बाहर निकालना, घुसपैठियों को चिन्हित करना और घुसपैठ को लेकर ही ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ने जा रही है। एक लकीर खींच दी है आप लोगों के खिलाफ। देखिए, नमस्कार, तमाम पैनलिस्ट बैठे हुए हैं। हमारे आज होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी द्वारा इस तरह की भाषण के पश्चिम बंगाल में घुसपैठिया और समझ लिए कि बांग्लादेशी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे बीच में अभी हेमंत गुप्ता जी में बोल लेते, मैं सुन रहा था जी। और उन्होंने जिस हिसाब से कहा कि बंगाल के स्थिति की पर उन्होंने नजर रखा, पिछले 1 साल का वो समझ लिए कि विवरण दिया है आपके चैनल के माध्यम से। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ SIR जो पूरे देश में 12 राज्यों में हो रहा है, हमारे यहाँ भी SIR हुआ है, कंप्लीट हो गया है, और जिसमें 58 लाख लोगों का नाम SIR के माध्यम से बाद हुआ है। तो हम समझते हैं कि मैं पूछना चाहता हूं, हमारे हेमंत गुप्ता जी बैठे हुए हैं और हमारे KC जैन साहब भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता बैठे हुए हैं। 58 लाख लोगों में
कितने घुसपैठिया निकाले और कितना बांग्लादेशिया निकाले हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि चुनाव आयोग हमारे पश्चिम बंगाल में 58 लाख लोगों में कितने घुसपैठिया और कितना बांग्लादेशी निकाले गए हैं, और उसका हमको चाहिए कि कितना लोग हैं। लेकिन ये देखिए 58 लाख लोगों में एक भी घुसपैठिया नहीं है, ना बांग्लादेशी है। इनकी जो है मंशा है 2021 की में जनता ने इनको नकार दिया था। इनका बहुत बड़ा स्लोगन था, अब की बार 200 के पार, लेकिन जनता ने इनको 77 पर लाके खड़ा कर दिया। मैं यहाँ की जनता को नमस्कार करता हूँ, सलाम करता हूँ, यहाँ की सेकुलर जनता। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि भारत का इकलौता एक ऐसा राज्य पश्चिम बंगाल है यहाँ हिंदू और मुसलमान को लेकर के वोट कभी नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ इकलौता राज्य पश्चिम बंगाल की है जहां डेवलपमेंट, जहां पॉलिटिकल के हिसाब से होता है। आप जितना भी हिंदू मुसलमान कीजिएगा, यहाँ भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। वो 21 में भी नहीं समझ सके कि यहाँ हम हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, समझ नहीं पाते हैं। हम यहाँ दुर्गा पूजा में भी शामिल होते हैं। अभी बड़ा दिन त्योहार हम लोग बहुत उल्लास से मना रहे हैं। हम दशहरा, होली, छठ, तमाम लोग, हम माइनॉरिटी से आते हैं। मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मुझे गर्व होता है कि मैं दूसरे धर्म में जाकर करके मैं वहां जाकर के अतिथि के तौर पर रहता हूं, जिसमें हमारी नीति का कहना है कि धर्म जार जार, बांग्ला में है कि धर्म सबका अलग अलग है, लेकिन उत्सव हम सबका। तो ये पश्चिम बंगाल, ये समझ लिए ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर की मिट्टी है। ये मिट्टी ईश्वर चंद विद्यासागर जैसे विद्वानों की मिट्टी है। ये मिट्टी में काजी नजरुल इस्लाम, जिन्होंने सबसे ज्यादा सामा संगीत लिखने वाले, ये उनकी धरती है। तो ये धरती हिंदू मुसलमान के हिसाब से नहीं चलेगी। बीजेपी कहीं न कहीं ये एक मुसलमान को इस तरह से टारगेट बनाकर करके 86% हमारे पूरे भारत देश में 86% हमारे हिंदू भाई है जिनको बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। आज 80 करोड़ जनता देश के 5 केजी अनाज पर निर्भर है। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। लेकिन ये यहाँ हासिल करना चाहते हैं। लेकिन बंगाल की सेकुलर जनता कभी भी हिंदू मुसलमान की राजनीति पर समझ लिए विश्वास नहीं करते हैं। इन्होंने 15 लाख का वादा किया था। ठीक है, इसका जवाब केसी जैन साहब से हम लेंगे, लेकिन एक सवाल इसी में आपसे भी, हक साहब, एक सवाल और भी आपसे, कि आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं सीख रही है। 2014 से 2025 में हम लोग बात कर रहे हैं। इस बीच 2014, 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी 17% 2014 में थी, 41% आए 19 में, और फिर 39% आए, 2% घटा 24 में। सीट की संख्या भी बढ़ती रही, 18 तक वो पहुंचे थे, 12 पिछली बार जीते थे। विधानसभा के चुनाव में भी 3 सीट से 77 सीट पर आए, 10% से 38% पर वो पहुंचे। तो ये आपके लिए भी है, और इसी परसेंटेज के बढ़ने से भारतीय जनता पार्टी के आने से कांग्रेस और लेफ्ट तो चले गए, सीधी लड़ाई आपके साथ हो गई। देखिए, आपने कहा इनका वोट ऑफ मार्जिन और इनका 2 एमपी से इनका 18 एमपी हुआ था। उसके बाद में एमएलए 1 से 77 हुआ है। मैं कह रहा हूं इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इनकी जो सपना है कि सत्ता, इन्होंने कहा था, एक नैरेटिव तैयार किया, आपकी बार 200 के पार, पूरे पश्चिम बंगाल में इस तरह का नैरेटिव करके कि हमारी सरकार बन रही है, हमारी सरकार बन रही। कितने हमारे टीएमसी के नेता भी मतलब आकर के धोखे में आकर के इनके जाकर करके वो समझ लिए कि बीजेपी का हाथ थाम लिया, लेकिन वापस में आकर करके आज देखिए हमारे यहाँ तमाम नेता गैरेज में है। वो जितने भी लोग गए हुए थे, ना सरकार बनी। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को समझ लिए हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करना चाहिए, और इस तरह की जो अगर राजनीति करेंगे वो, तो यहाँ सत्ता में वो काबिज नहीं हो सकेंगे किसी भी कीमत पर। नहीं, सेकुलर बनना पड़ेगा राजनीति के लिए। हिंदू मुसलमान नहीं करना पड़ेगा। खुद अब ममता बनर्जी ने भी कहा है कि वो सबसे बड़ी सेकुलर लीडर हैं, और उस सेकुलर लीडर के बारे में उन्होंने बताया कि इसीलिए वो दुर्गा की भी बात कर रही हैं, जगन्नाथ भगवान की भी बात कर रही हैं, महाकाल की भी बात कर रही हैं। केसी जैन साहब, आपके वोट बैंक पर अब सीधा उस तरफ ममता बनर्जी जा रही हैं। आप कह रहे थे कि उनको तो इन लोगों से कोई मतलब नहीं है, हिंदुओं से, अब तो वो हिंदुओं की बात भी कर रही हैं। आनंद जी और ममता जी को मजबूर होना पड़ा है। अभी हमारे एतवाउल हक साहब जो बात कह रहे थे कि भाई हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, अमित शाह जी ने क्या वहां पर हिंदू मुसलमान की कोई बात कही? नहीं कही। अगर बांग्लादेशियों को बाहर करने की बात हुई, उसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? उनको आप इस दृष्टि से क्यों देखते हो? मुसलमान है, क्यों इस दृष्टि से आप देखते बांग्लादेशियों को? यही सेकुलरिज्म है आपका कि अगर
जो दूसरे देश का है, घुसपैठिया है, लेकिन अगर वो मुसलमान है तो आपका भाई है, और उसको अगर निकाला जा रहा है तो आप कहेंगे नहीं, ये तो सेकुलरिज्म के खिलाफ है। यहाँ पर मैं जरा ये रुक रहा सेकुलरिज्म के हूँ। खिलाफ यही नहीं यही हो सकता बात है। कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल जी ने भी और हक साहब टीएमसी के प्रवक्ता ने भी कहा कि अगर आप घुसपैठिए हैं, निकाले जो जा रहे हैं, जिनके नाम पर ये चुनाव लड़ने की भारतीय जनता पार्टी बात कह रही है, तो वो घुसपैठी है कहाँ, कौन है? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि दो चीजें हैं एसआईआर। जो एसआईआर में वोटर लिस्ट में नाम है लेकिन वो ढूंढे नहीं मिल रहे, उनके नाम बाहर हुए। एसआईआर का फॉर्म गया सबके पास, जिनका फॉर्म जमा हो गया वो वापस उसमें कंटिन्यू है। और दूसरी बात क्या है, एसआईआर में जिन लोगों के फॉर्म नहीं भी जमा हुए वापस, और जो नए वोटर्स हैं वो भी अपना फॉर्म भरेंगे, उसके लिए पूरे 1 महीने की डेट दी जा रही है। 1 महीने के अंदर ये आप जो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है या जो नए नाम है उनको आप भरवा सकते हैं। बात ये है कि जिनकी बात हो रही है, जिन बांग्लादेशियों की बात हो रही है, वो तो स्वयं कह रहे हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। और हमारे कांग्रेस के साथी जो बात कर रहे थे, हम इन्हीं की बात कह रहे थे। आप ही इस बात को कहते थे, कांग्रेस इस बात को कहती थी, और वो 20-20, 25-25 साल से रह रहे हैं। हमारी सरकार 11 साल से। ये सवाल तो आप पर है कि आपकी सीमा सुरक्षा बल क्या कर रहा था, कैसे घुसपैठिए 25 साल पहले यहाँ पर आए जब आपकी सरकार थी, 20 साल पहले वो कैसे यहाँ पर आए। हम तो 11 साल से, हम तो कह रहे हैं 11 साल से, लेकिन तर्क ये आप देते थे कि रिश्तेदार बता करके वो घुसाते, सीमा सुरक्षा बल वहां कुछ नहीं कर पाती है। 25 साल पहले आप थे, जो जितने भी वहां बांग्लादेशी है वो ज्यादातर 20 साल से ज्यादा से वहां पर रह रहे। 20 साल पहले की घुसपैठी है वो वहां पर। क्या कर रही थी कांग्रेस पार्टी? आज वो चिन्हित हो रहे हैं, आज वो स्वयं छोड़ करके भाग रहे हैं, वहां पे बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं, बांग्लादेश भाग रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से वहां पे भीड़ लगी, और जो रिलेशन सेंटर वहां बनाया गया वहां पे किस तरीके से भीड़ लगी। तो ये चीजें, ये सवाल तो कांग्रेस अपने ऊपर स्वयं दाग रही है कि 20 साल पहले वो कैसे आ गए, सीमा सुरक्षा बल क्या कर रही थी, अब नहीं आ पा रहे हैं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आप ही ये तर्क देते थे, जो बात हमने कही कि भाई वो तो रिश्तेदारी के नाते आ जाते, फिर वापस चले जाते, तो वो वापस क्यों नहीं गए? ये तो आप तर्क देते, आपका तर्क हमने दिया। हम तो कह रहे हैं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2014 में, उसके बाद में घुसपैठ पर पूर्ण रूप से नियंत्रण लगाया गया। और दूसरी बात यह है कि जिसकी ये बात अभी हमारे एहतामुल हक साहब कह रहे थे कि भाई यहाँ पे हिंदू मुसलमान नहीं, आरएसएस के लोग वहां क्यों मारे जा रहे हैं, वहां पे हिंदू लोग क्यों प्रताड़ित है, हिंदू महिलाओं का वहां बलात्कार क्यों हो रहा है, हिंदुओं की पूरी आबादी में आगजनी क्यों कर दी गई, मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है, ये सारी चीजें छुपी है क्या? तो देखिए, अब आपको हिंदुत्व पे आना पड़ रहा है। जिसको आप सेकुलरिज्म कह रहे हैं उसे हिंदुत्व पे ममता बनर्जी जी को आना पड़ रहा है, और अब मंदिर घूमना पड़ रहा है। वो चाहे दर्शन करना हो, चाहे निर्माण कार्य कराना हो, अब मंदिर ममता जी को घूमना पड़ रहा है। और एक चीज जानिए, जो आप कहते नहीं आ पाएंगे, अगर हम 10% से 38% पे आए और आप 40% पे आप सरकार बना रहे, 2% वोटर हमको और चाहिए, 2% वोटर। तो क्या हम इन 5 सालों में हमने जो वहां पर काम किया है, देश में जो काम हुआ है, उस धारा 370 समाप्ति अगर हमने कहा समाप्त करेंगे, हमने समाप्त किया। हमने अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पे मजबूती की है, और पाकिस्तान को भी हमने सबक सिखाया है अगर उसने अंदर घुसने का प्रयास किया है, कोई घटना दुर्घटना देने का प्रयास किया है। ठीक है, जरा अनिल जी से जवाब ले लें। अनिल जी इस पे कुछ कहना चाह रहे थे, आगे लेके गए। हम तो काम के आधार पे आते हैं आपके पास, आते हैं अनिल जी। बस 30 सेकंड। देखिए, अभी जो एहतामुल हक साहब ने कहा कि यहाँ पे सेकुलरिज्म से काम चलेगा, यहाँ हिंदू मुसलमान से काम नहीं चलेगा। अमित शाह जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कोई हिंदू मुसलमान की बात की। ठीक है, हम इनसे पूछेंगे, इनके पास आएंगे। पहले अनिल जी से आपने जो कहा, अनिल जी उसका जवाब देंगे। अनिल जी, जो वेस्ट बंगाल है वो सुभाष चंद्र बोस की वो कर्मभूमि आते हैं सर, आपके पास आते हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, बंगाल की भूमि पर भी चर्चा करेंगे। हक साहब ने उधर भी प्रकाश डाला है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अनिल जी जी, मैं एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ आपको। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश में एक जनपद आता है आगरा। उस आगरा जनपद में एक देवरी रोड एरिया है, जहां बीजेपी के एक नेता गृह प्रवेश कराते हैं, घर वापसी कराते हैं, उन लोगों की हवन पूजन कराकर ये बांग्लादेशी है, घर वापसी हो रही है, और उनको घर वापसी करके हिंदू बनाया जाता है।
उसके कुछ दिनों बाद ही एसएसपी के पास एक स्थानीय विधायक पहुंचते, बोले ये बांग्लादेशी घुसपैठिए को अरेस्ट करिए, और दोनों ही नेताओं को इनाम मिलता है सरकार के द्वारा। जो व्यक्ति उन्हें हिंदू घर में वापसी करा रहे थे उनको इनाम मिलता है, उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है उत्तर प्रदेश सरकार में। और दूसरे व्यक्ति जो एसएसपी के पास जाकर ये कहते हैं कि ये बांग्लादेश घुसपैठिए है, उनको इनाम मिलता है, उन्हें शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है कैबिनेट पर। सबसे पहला प्रश्न ये खड़ा होता है, अगर वो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे तो घर वापसी किसकी, और घर वापसी अगर उनके हिंदू बनाया जा रहा था घर वापसी करके, तो बांग्लादेशी घुसपैठिए कैसे, और दोनों ही नेता बीजेपी के, दोनों को ही मिनिस्टर का तमगा मिला। क्या बताना चाहेंगे भाजपा के लोग कि वो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे तो हिंदू कैसे हुए, और हिंदू थे तो बांग्लादेशी घुसपैठिए कैसे हुए? कहीं ये झोल झाल बीजेपी की आड़ में तो नहीं कर रहा? ये धर्म की आड़ की राजनीति करना बंद करें। ना तो बिहार के अंदर ये आंकड़ा बता पाए, ना उत्तर प्रदेश में अभी तक आंकड़ा बता पाए। ये ऐसा ही आपकी बात करके मैं एक प्रश्न करता हूँ। ठीक है, 2003 से मैपिंग हो रही है, आधे माह तक मैपिंग के लिए 2003 की वोटर इससे मैपिंग नहीं की गई। 15 दिन के बाद मैपिंग होती है, और उससे पहले ऑप्शन आता है, फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन, जिसमें उसका खुद का वोट हो तो मैपिंग होगी, या उसके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी का वोट हो तो मैपिंग होगी। अदरवाइज थर्ड ऑप्शन चुना जाता है, नो डाटा काउंट। और ज्यादातर बीएलओ ने यही किया, चिन्हित करके लोगों के वोटों को खत्म करने का खेल। अब एक प्रश्न ये भी खड़ा होता है, अनिल शर्मा अंतर गंवार है, मजदूर वर्ग का व्यक्ति है, तो वो ये 12 जो डॉक्यूमेंट मांगे कहां से लाएगा? उनके पिताजी अगर अंतर गंवार का मजदूर वर्ग के थे तो वो कहां से लाएंगे? उनके दादा परदादे मजदूर वर्ग के थे तो वो डॉक्यूमेंट कहां से लाएंगे? आपको बांग्लादेश घुसपैठिए घोषित कर देना दूसरी बात। नहीं, कुछ तो डॉक्यूमेंट उनके पास होगा ना। इस पर हम लोग आगे भी जब ये एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी उस समय भी ये सवाल उठा था कि वो डॉक्यूमेंट्स कहां से लाएंगे, तो उसके उस पर भी चुनाव आयोग ने अपना किया था, सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ आया था उसका निर्देश। जी, हक साहब आपके पास आए जरा, आपने कई सवाल हेमंत जी पर भी डाला है, जरा उनसे भी ले लेते हैं फिर आपके पास आते हैं। हेमंत जी, कि आप 2003 से मैपिंग कराएंगे और उनसे ये सारे इस तरह के डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। ठीक है हेमंत जी। देखिए आनंद, ये समझने की बात है कि एसआईएस जब कंप्लीट हुई लगभग 99%, तो 1.36 करोड़ मतलब कि 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को सुनवाई के लिए, मतदाताओं को सुनवाई के लिए बुलाया गया। कौन बुलाया? चुनाव आयोग। इस प्रक्रिया के बाद जो ड्राफ्ट जारी किया गया उसमें बोला गया कि इसमें कई वोटर लिस्ट में जिसकी मृत्यु हो गई है, जो लोग दूसरे जगह शिफ्ट कर गए हैं, और अन्य कारण। ठीक है, वो प्रक्रियाएं तो हैं, लेकिन अब एक चीज और हम आपसे जरा समझना चाहेंगे जिसके बारे में अभी हक साहब भी बोल रहे थे और दावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी की जा रही है कि हम सरकार बनाएंगे और वो सरकार नहीं बनने देंगे। क्यों नहीं बनने देगी ममता बनर्जी? जनता नहीं बनने देगी, क्यों नहीं बनने देगी उसका भी वो अपना दे रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी इस बीच उन्होंने कहा कि वो सबसे बड़ी सेकुलर लीडर हैं और हिंदुओं का भी ख्याल रखती हैं। दुर्गा, जगन्नाथ भगवान और महाकाल को लेकर भी उन्होंने एक लाइन खींची है। तो यानी कि क्या इससे नुकसान उधर उन लोगों को होगा या उन लोगों के वोट बैंक में सेंध लगाने की एक कोशिश, और उसमें कितनी सफल हो पाएंगी ममता जी? देखिए, ऐसा करने से ममता जी को वो वोट बैंक का अब फायदा नहीं होने वाला है। देखिए, बंगाल जो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो हो रहा था, अभी हाल के दिनों में आपने सुना होगा कि भारत के जो चिकन नेक जिसको कहते हैं, उस एरिया को काटने में चाइना और बांग्लादेश का बहुत बड़ा रोल आ रहा था, जिसको इंडियन आर्मी ने बहुत प्लान्ड वे में उसको दूर कर दिया। उसके बाद यही बांग्लादेश का जो एयरबेस है, जो इसको कहते हैं क्या, सैदपुर, तो बड़े ढंग से इंडियन मिलिट्री ने उस पर जो अपना वर्चस्व जमाया, तो बांग्लादेश को समझ में आ गया। लेकिन इन सब चीजों को जब जानती थी, क्योंकि रिपोर्ट था बांग्लादेश के मुख्यमंत्री जी को, ममता बनर्जी जी को, तो ममता बनर्जी ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? तो पूरे देश में जिस चीज को वो भंजा रही थी और जिसको वो भुना रही थी, तो दोनों तरफ ये समझ में आया। जब हम आपको अभी भी बता रहे थे 58 लाख लोगों का नाम हटाया गया है। अभी लोग कह रहे थे ना कि मतदाता में कितने लोग घुसपैठिए, ये डिक्लेयर होगा
चुनाव होने दीजिए। देश में वो जो मतलब जातीय और जो धर्म के नाम पर जो उन्माद फैलाया जाता है उसको रोकने के लिए अभी डिक्लेयर नहीं है, हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। लेकिन आते हैं जो आपने क्वेश्चन पूछा, देखिए भारत एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया में शांति चाहता है, वो नहीं चाहता कि अपने पड़ोसी के साथ किसी तरह का बात करे। लेकिन जिस हिसाब से भारत में लैंड याद हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है और जिस तरीके से घुसपैठिए घुस रहे हैं, तो उससे पूरा भारत अनभिज्ञ ऐसा नहीं है, ये बात पूरे भारत में आ रही है। और ये दिनों दिन ये जो लोगों के अंदर जितनी झगड़ा फसाद जो हो रहा है, जो बात को बांग्लादेश कभी जानता नहीं है, यही बंगाल कभी देखिए कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, यही से शुरुआत हुई थी, पहला अधिवेशन हुआ था यहाँ। और आज क्या स्थिति है, आज बंगाल में क्या स्थिति है कांग्रेस की, एक भी सीट नहीं है। जहां 2018-16 में 44 सीट थी, आज एक भी नहीं है। तो ये सोचने वाली बात है। वामपंथी पार्टी, ये 1998 में ममता बनर्जी जो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थी, तो उन्होंने इनके साथ मिल करके तृणमूल कांग्रेस बनाया। लेकिन आज के दिन में स्थिति क्या है, कांग्रेस कहीं पर नहीं है। तो टीएमसी जो पार्टी है वो आज कांग्रेस से की विचारधारा से बिल्कुल अलग हटी है और वो सबसे ज्यादा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर इन्वॉल्व है। ये वहां के लोगों को, वहां जो माइनॉरिटी के नाम पर जिसको देखा जा रहा है उनको भी समझ में आ रहा है और जो मेजोरिटी उनको भी समझ में आ रहा है। तो अब लोगों को लग रहा है कि अगर हमको विकास की धारा में जाना है तो हमको परिवर्तन लाना होगा, यही सबसे मुख्य मुद्दा है वहां पर। ठीक है, अब इसका जवाब तो हक साहब आप देंगे, लेकिन इसके साथ ही कुछ मैं भी अपने सवाल डाल दे रहा हूं। एक तो ये कि आपका नाम पूरा सर नहीं आया सर। क्या सर? हाँ, आपका पूरा नाम? मेरा नाम आनंद विजय है। आनंद। हाँ। अब इसमें मैं अपना सवाल भी कुछ डाल दे रहा हूं। आप हेमंत जी के सवालों का और केसी जैन साहब की बातों का आप जवाब दीजिएगा, लेकिन एक सवाल यह है कि अमित शाह जी ने कहा कि बंगाल में डेमोग्राफी बदला है, और ये बदला इसलिए कि घुसपैठ हो रहा है, घुसपैठियों को संरक्षण वहां की सरकार दे रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। दूसरा, मंदिर की बात भी हुई, मंदिर वगैरह की बनवाने की, कल्चरल सेंटर, मंदिर बनाने की जब बात दीदी कर रही हैं, तो क्या वोट बैंक गड़बड़ाने लगा है? उसको और बड़ा करने के लिए ये एक राजनीतिक पहल या लकीर खींची जा रही है ममता बनर्जी के द्वारा? बिल्कुल नहीं आनंद जी, मैं एक बात स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से कह दूं, तमाम पैनलिस्ट बैठे हुए हैं। देखिए, धर्म की राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा की है, और भारत में एक सबसे बड़ा भव्य मंदिर का निर्माण राम मंदिर के द्वारा हुआ है। हमें कोई किसी तरह का कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो वर्डिक्ट आया हम तमाम लोगों ने एक्सेप्ट किया, और भारत में एक भव्य राम मंदिर की तामीर हुई। बहुत खुशी की बात है, ये आस्था का बहुत बड़ा मैं सम्मान करता हूँ मंदिर का। और जिस हिसाब से हमारी नेत्री पश्चिम बंगाल में तमाम धर्मों का लेकर के चलने वाली, आपने देखा होगा हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के बुरियल ग्राउंड के जितने भी हैं, तमाम जगह जो इस हिसाब से डेवलपमेंट नहीं था, हमारी सरकार आने के बाद स्ट्रीट लाइट से लेकर के, सड़कों से लेकर करके जितने भी हमारे धार्मिक स्थल, मस्जिदों के बाहर में बड़े बड़े गेट लगवाए हैं। आप देखेंगे कि हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए बहुत सारे, आज कोलकाता के ऐतिहासिक जगह पार्क स्ट्रीट में देखिए हमारे नेत्री ममता बनर्जी खुद आकर के वहाँ इनॉग्रेशन किया, और कितना बड़ा प्रोग्राम जो पूरा भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आप देखिए कल जो इतनी बड़ी दुर्गांगन का जो वहाँ इनॉग्रेशन हुआ, समझ लिए वहाँ नींव रखा गया। तो इसमें असल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को खलबलाहट मची है कि होड़ में ममता बनर्जी आगे निकल जाएगी। अरे ममता बनर्जी एक ब्राह्मण परिवार से आती है, और वो चंडी पाठ जानती है, और वो तमाम धर्म का, उनका हर लोगों से मतलब कनेक्टिविटी है, हर जाति से, हर समुदाय से। हमारे जैन जी कह रहे थे कि हमें 38% वोट मिला है। मैं आपको 38% वोट मिला है, मैं जानता हूं 2021 में, लेकिन हमें 48% वोट मिला है। 10% आपकी वोट की कमी है। 2 करोड़, मैं आपको लिख लीजिए, 2 करोड़ 88 लाख वोट हमें मिला था, और 2 करोड़ 48 लाख वोट आपको मिला था 2021 में। लेकिन 2024 में आपकी वोट की संख्या और कम हुई है। जहां 18 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वहां घट कर करके 12 हो गए, और हमारे जहां 22 थे वहां 29 हुए। तो ये समझ लिए कि पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं चलेगी, इसलिए यहाँ 40%। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से
कि यहाँ 40% मुसलमान है और मुसलमान समझ लिए कि जो प्यार करेगा उसी के साथ देगा। भारतीय जनता पार्टी मुसलमान से नफरत करती है, इसलिए नफरत की राजनीति करती है। भारत देश के प्रधानमंत्री वो है, वो हमारे प्रधानमंत्री है, लेकिन मुसलमान को टारगेट बनाते हैं। हम समझते हैं ये कहीं न कहीं समझ लिए संविधान जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया, ये उसके लिए ये समझ लिए ये हत्या है। हक साहब हुमायूं कबीर ने जिस तरह से वो मुस्लिम कार्ड खेला, बाबरी मस्जिद की नींव रखवाई, उस वोट बैंक को साधने के लिए, मैं थोड़ा खोलकर उस सवाल आपसे कर रहा हूं, उस वोट बैंक को साधने के लिए दुर्गा आंगन, जगन्नाथ कल्चरल सेंटर, महाकाल मंदिर की याद आ गई ममता जी को? जी नहीं, ये हमारी जो समझ लिए कि पहले से समझ लिए कि पूरा प्लान बना हुआ था। आप देखे 1 साल पहले समझ लिए हमारा वहां जगन्नाथ का जो धाम है जबरदस्त तरीके से इनोवेशन हुआ, जहां लाख लोग आ रहे हैं। कल जिसका नींव रखी हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने, कम से कम 10 लाख लोगों का हफ्ते में आना जाना होगा। आप देखिए गंगा सागर जो कहते हैं हिंदी में कि सब सागर बार बार, गंगा सागर एक बार, वहां 50 लाख पूरे भारत से तीर्थ यात्री गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। तो इसका सारा श्रेय हमारी नेत्री ममता बनर्जी के ऊपर जाती है। उनका जो कहना है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी न कहती है, सिर्फ जुमला है। समझ लिए ये किसी न किसी, मैं एक तो बात कहूं, इनके कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान है बताइए तो? ये सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं केसी जैन जी, इनके है कोई मिनिस्टर, केंद्रीय मिनिस्टर, या कहीं बिहार में है कोई एमपी? लेकिन आरोप ये लग रहा है कि डेमोग्राफी पश्चिम बंगाल का बदला जा रहा है, बदलने की कोशिश हो रही है, संरक्षण सरकार का है। जो घुसपैठ हो रहे हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई राज्य सरकार नहीं कर रही है। बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्हें उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बिल्कुल नहीं। घुसपैठिया अगर हमारे राज्य में है तो केंद्र सरकार उसको निकाले, हम लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो ये केसी जैन साहब ने अभी कहा ना कि अगर जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो बड़ी संख्या में जो घुसपैठिए थे वो बॉर्डर के पार जाने के लिए वहां पर बिल्कुल नहीं, उनको तो रोक करके जमा रखना चाहिए। ये तो समझ लिए बीएसएफ के अंतर्गत आता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उनको जाने क्यों दिया? उनको रोक के रखना चाहिए था। उनको ऑलरेडी सेंटर में भेजना चाहिए था उनको, लेकिन क्यों नहीं? ये सिर्फ अफवाह है, ये गुजब है। इनको समझ लिए कुछ लोगों को वीडियो वो दिखला रहे हैं, आ रहा है कैसे, वो जब जा रहे हैं तो वो आए कैसे, इसका सारा जिम्मेदारी आपकी है। 11 साल से क्या कर रहे हैं आप? केंद्र में बैठे हुए हैं, इसका मतलब है कि बीएसएफ आपके अंडर में नहीं आते हैं, उनसे पैसा लेकर के आप हमारे देश को में, हमारे पश्चिम बंगाल में प्रवेश करवा रहे हैं। इसका सीधा समझ लिए कि हमारे केंद्र सरकार और हमारे अमित शाह जी का अंडर में आता है। इसका मतलब है कि बीएसएफ वहां से बिजनेस पैसा लेकर के एंट्री करवा रहे हैं। नहीं, अमित शाह के प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी आपने सुना होगा, मैं जानता हूं, लेकिन उसमें उन्होंने ये बात कही कि देश के किसी भी हिस्से से जो घुसपैठिए पकड़े जाते हैं उनके कागज की जांच जब होती है तो पश्चिम बंगाल का ही निकलता है, यानी कि उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है पश्चिम बंगाल की तरफ से, देखिए सरकार की तरफ से। अजय जी समझे, सबसे बड़ी आनंद जी उनकी लक्ष्य है पश्चिम बंगाल को हासिल करना। झूठी राजनीति और ध्रुवीकरण में भारतीय जनता पार्टी माहिर है, उनको महारत हासिल किए है। हमारे देश के भोले भाले हिंदू भाई जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, लेकिन हमारे पश्चिम बंगाल की जनता कभी भी इस तरह का, जितना भी हमारी पार्टी के ऊपर एलिगेशन लगाए, हमें कोई भी इस तरह का वो बोल सकते हैं, उनको पूरा हक है। वो हमारे समझ लिए कि भारत ही नहीं दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी है, उनकी सरकार हमारे भारत में है। ठीक है जैन साहब, अगर किसी भी वजह से घुसपैठिए घुस रहे हैं, जो आप आरोप लगा रहे हैं कि इन लोगों ने की तरफ से संरक्षण दिया जा रहा है, तो किसी भी राज्य में, बिहार में भी घुसपैठिया मुद्दा था और कहा गया कि घुसपैठिए जो थे उनको हटाया गया, तो उन लोगों को वहां पर भी तो राज्य सरकार का ही संरक्षण मिल रहा होगा, तभी तो वो रह रहे हैं। बिल्कुल नहीं राज्य सरकार, नहीं, मैं केसी जैन साहब से पूछ रहा हूं, कोई है तो उसमें राज्य सरकार समर्थन करने के लिए तैयार है। हम घुसपैठिया पर हमारी सरकार नहीं चलती है। नहीं, मैं कह रहा हूं अगर ये आरोप है तो ये आरोप तो दूसरे प्रदेशों में भी तो है। अगर आप अल्लाह अकबर बोले तो नॉन सेकुलर और जय श्री राम बोलिए सेकुलर हो गया, ये परिभाषा है। धारा 370 हटाया गया, उसका विरोध ममता जी ने क्यों किया? धारा 370 हटाने का विरोध ममता जी ने? ये सेकुलरिज्म है क्या?
सेकुलरिज्म परिभाषा ये है कि जितने भी घुसपैठिए उनको रोके रखो। एसआईआर का विरोध क्यों? भाई जो वोटर बचेगा वो वोट देगा, जाहिर सी बात है। जो वोटर होगा, जिसका वोटर लिस्ट में नाम है, वो वोट देगा ना। तो हो गया पश्चिम बंगाल में, कोई तय नहीं कि कौन वोट देगा, कौन किसको वोट देगा, किसको नहीं देगा। भाई हमारी 3 सीटें थी, तो ये जो अवैध वोटर हैं वो हटेंगे। जैन साहब, अगर अवैध वोटर हटेंगे तो उससे आप लोगों को फायदा होगा पश्चिम बंगाल में। जनता किसी की गुलाम नहीं है। जनता जिसका काम पसंद करेगी, जिस पार्टी की विचारधारा को पसंद करेगी, जनता उसको चुनेगी, जाहिर सी बात है। इसी उत्तर प्रदेश में एक समय था जब बहनजी का राज था, एक समय था जब कांग्रेस का राज था। आज कांग्रेस की विधानसभा में 1 से 2 सीटें बची है, बहनजी की सिर्फ 1 सीट बची है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा आई, योगी जी दोबारा आए, और जिसको समाजवादी पार्टी कहती थी बुलडोजर बाबा है, उस चैलेंज को स्वीकार किया योगी बाबा ने, और जनता ने फिर से चुना। तो जनता के काम को बुलडोजर किस पे चलता है? अपराधियों पे चलता है ना, दंगाइयों पे चलता है ना। दिक्कत किसको है? दिक्कत उसको है जिन्होंने गुंडों बदमाशों को मांडी बनाने का काम किया। दिक्कत उनको है, आम जनता को दिक्कत नहीं बुलडोजर से। और रही बात घुसपैठियों को लेकर के, बिल्कुल जो घुसपैठिए जो कैमरे के सामने आए, जब वहां पे एसआईआर हो रहा था, ममता जी ने एसआईआर का विरोध क्यों किया? इसीलिए विरोध किया ना कि इसमें घुसपैठिए पकड़े जाएंगे, ये निकाल के बाहर किए जाएंगे, ये मुस्लिम तुष्टिकरण नहीं तो और क्या है। ठीक है, और अनिल जी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। जितनी भाषा, जितनी बात आपने कही, वो सारी बातें यहाँ पर आपने कही। इतने मंदिर बनवा रही है, इतने मस्जिद बनवा रही है, भाई वहां पे अमित शाह जी ने ठीक है, बात ही नहीं अब हिंदू मुस्लिम की। हाँ, हम इसकी बात जरूर करते हैं कि धारा 370 का विरोध क्यों, एसआईआर का विरोध क्यों, घुसपैठियों को बाहर निकालने का। ठीक है, अब तो चुनाव है और चुनाव में अब जनता इस पर फैसला करेगी, जनता इस पर फैसला करेगी। लेकिन लड़ाई अब आपके अनिल जी किससे है? आप किससे लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी से या टीएमसी से, या दोनों से? देखिए, हमारी लड़ाई ना भारतीय जनता पार्टी से है, ना टीएमसी से है। हमारी लड़ाई है भूख भ्रष्टाचार से। हमारी लड़ाई है अब व्यक्ति से। जो व्यक्ति झूठ की राजनीति करते हैं उनसे हमारी लड़ाई। भारतीय जनता पार्टी टोटल झूठ का प्रचार करती है। ये वोट चोर की राजनीति करने वाले बनारस के अंदर 7 राउंड तक जो है वोटों की गिनती दिखाई दी। 7 राउंड के बाद एकदम प्रधानमंत्री मोदी जी को घोषित शो कर दिया गया, वोट चोरी नहीं तो चाहिए। एसआईआर की प्रक्रिया के बाद जनता को सुन के ध्यान रखिए, ध्यान रख लीजिए, सुन लीजिए। आप एक तो संवैधानिक तरीके से मेरे सवाल के उत्तर आपके पास जवाब नहीं था। संविधान की किन धाराओं के अंतर्गत मैंने पूछा, आपके पास कोई जवाब नहीं। झूठ की राजनीति करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप वोट चोर हैं। और राष्ट्रीय का नारा देते देते उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर सिमट गए, 400 का नारा देते देते कितनी सीटों पर समझ गए। आज ये बेखासियों पर टिकने वाली सरकार है, ये झूठ की सरकार है। और उत्तर प्रदेश और देश का विकास का पहिया। ठीक है, वक्त आज इतना ही था, इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया केसी जैन साहब, अनिल शर्मा जी, हेमंत गुप्ता जी, मोहम्मद एहतिशामुल हक साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो मिशन बंगाल, घुसपैठियों पर बवाल में आज इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।